अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आज तारीख है 1 जुलाई 2026। तो आपका 3 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को है, 3 तारीख को है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को किसका एग्ज़ाम है? बीएड वालों का एग्ज़ाम है, जूनियर का। ओके, बीएड वालों का जूनियर का एग्ज़ाम है। और 3 जुलाई को किसका एग्ज़ाम है? तो ये डीएलएड वाले इनका प्राइमरी और जूनियर, शायद जूनियर दोनों एग्ज़ाम है। और 4 जुलाई को किसका? जो डीएलएड वाले ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी का भरा था उनका एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं पढ़ाई की बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे और किस तरीके से आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं 11 टाइम्स टेट क्वालिफाई किया हुआ हूँ तो इतना तो पता है मुझे कि कितना कैसे चीज़ें की जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जो आपके मार्क भरने के लिए आएंगे, जो गोले भरने के लिए आएंगे, इस तरीके से वो आप कितने कितने भरें, मतलब एक सेक्शन के भरें या कंप्लीट पेपर खत्म होने के बाद भरें या एक एक दो दो करके भरें। तो इन सब विषयों पे बात करेंगे। पढ़ाई तो हमारी बहुत हो चुकी है और हमने जितनी भी क्लासेस दे पाई आपको दी हैं। निसंदेह तौर पर वहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत सारी मदद मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। कहाँ से? गोले भरने से। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि गोले कितने भरें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद गोले भरने शुरू करेंगे। फिर एंड में क्या होता है कि कहीं कहीं टाइम कम पड़ जाता है, फिर गोले भर नहीं पाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गोले भरने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, देखो हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता, काम करने का तरीका अलग होता। अगर मैं पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो मैं पेपर रखता हूँ, मुझे जो क्वेश्चन सही लगता है, जिसका कन्फर्म आंसर पता है, मैं तुरंत उसका गोला भर लेता हूँ। तुरंत मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, तुरंत गोला भर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कन्फर्म अगर पता तो तुरंत गोला भर दूंगा। तो अगर आपको जो क्वेश्चन कन्फर्म पता हो उन पे गोले भर देना आप एज सुन एज पॉसिबल। बाकी जो क्वेश्चन पे डाउट हो तो उस पर इस तरीके से आप गोला कर देना। जैसे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरीके से मैंने गोला कर दिया। क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर मैं ऐसे क्रॉस करता चलता हूँ। आया समझ में? तो 3 सेक्शन में मैं डिवाइड करता हूँ क्वेश्चंस को। एक सेक्शन वो रहता है कि जिसका मैं कंफर्म आंसर पता तो तुरंत मैं गोला भर दिया उसका, मतलब जो आंसर है उसको फिल कर दिया। फिर दूसरा जिस पे डाउट है या कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस के बीच में मैं फंस रहा होता हूँ, या फिर जिसको मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा टाइम लगे, तो उस पर मैं ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर पे। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कर दिया। बट कोई क्वेश्चन जो मुझे पता है ये तो मैं पढ़ाई नहीं है, ये आएगा ही नहीं, तो उस पर मैं ऐसे क्रॉस साइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप गोले भर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप पूरा पेपर करने में लग जाएं फिर लास्ट में गोले भरें, तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी कुछ लोग होते हैं एक सेक्शन करके गोले भरते हैं, तो ये भी मैं सही नहीं मानता। एक सेक्शन 30 क्वेश्चन का होता तो मैं ये सही नहीं मानता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे तो 5-5 या 10-10 क्वेश्चन करके गोले भर लो तो ठीक है। तो गोले भरने का सबसे पहले सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट, और उससे पहले आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट देखना है। तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। सीडीपी आपका होगा, सीडीपी के बाद आपका ये आता है क्या, ईवीएस मान लेते हैं। ईवीएस है, ईवीएस तो लास्ट में ही आता है। सीडीपी के बाद मैथ्स ले लेते हैं हम। इस तरीके से सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, आपको करना कौन सा वो अभी बताएंगे। फिर संस्कृत या फिर यहाँ पे इंग्लिश भी होता है। तो सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत और एक आपका बचा ईवीएस। इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसमें आपकी कमांड बहुत हाई है, उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले निपटा दीजिए। ऐसा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैथ को सबसे बाद में करना होता। अगर मैथ्स पे आपकी कमांड है, अच्छी है, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल बाद में करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हमें लगता है कि 30 क्वेश्चन में से हम बहुत अच्छे तरीके से 26 से 27 क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ में, तो आप बिल्कुल लास्ट में मत करिए। क्योंकि 26-27 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कमांड अच्छी है, तो आप थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी होगी। क्योंकि कमांड अच्छी तभी तो होगी जब स्पीड अच्छी होगी। तो स्पीड भी अच्छी होती है तो मैथ आप कर सकते हो ऊपर। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये कि आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो, कुछ लोगों का सीडीपी बहुत अच्छा होता है तो कुछ का हिंदी बहुत अच्छा होता है, तो इन दोनों में से सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर मैथ पे आपकी पकड़ कमज़ोर है तो इसको बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल करिए। मैथ पे बहुत अच्छा अगर आपका जो है कंट्रोल नहीं है तो लास्ट में करिए मैथ को, उससे पहले बिल्कुल मत करिए। और हाँ, संस्कृत और इंग्लिश कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी अलग होती हैं, तो इनको भी
मैथ करने से उससे पहले देखिए सबसे सरल क्या आता है, हिंदी आती है सरल। मैं जानता हूँ सबके लिए हिंदी सरल होती है। सीडीपी भी ज़्यादा टफ होती नहीं है, यूपी टेट की टफ नहीं होती है। तो सीडीपी करिए, फिर हिंदी कर लीजिए और फिर ईवीएस कर लीजिए। उसके बाद संस्कृत या मैथ्स में से कोई कर लीजिए। मेरा तो ये अप्रोच रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। तो ये भी हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो देखो बहुत बार क्या होता है कि आपके जो रूम है, एग्ज़ाम रूम या एग्ज़ाम हॉल जो भी है, वहाँ पे आपके वॉच लगी होती है वॉल पे। लेकिन कई टाइम हम देखते हैं कि कुछ स्कूल में वॉच नहीं होती है और आपको पता भी नहीं रहता, क्योंकि घड़ी आपको अंदर ले जाने नहीं दी जाती है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को हम निपटाएंगे, क्योंकि घंटी तो बजती है, 1 घंटे वाली घंटी बजती है, फिर लास्ट में आधा घंटा या 15 मिनट वाली भी बजती है। तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा। और वैसे भी आप क्या करेंगे, अगर आपके रूम में घड़ी नहीं लगी है तो आप टीचर से पूछ लेना टाइम क्या है। ज़्यादा बार पूछोगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा मतलब उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, लेकिन आप इतना तो 2 से 3 बार तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोऑपरेट करना है बच्चों के साथ। बच्चे इस एग्जाम में बैठे, कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर है, तो कोऑपरेट करते हैं। जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता है। हिंदी का यकीन मानो 30 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं, मुश्किल से। इसमें टाइम लगता ही नहीं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे हिंदी के करने में। उसी तरीके से यूपी टेट की सीडीपी अगर मैं बात करूं तो 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट की सीडीपी इतना टफ होता ही नहीं, बिल्कुल एक लाइन का आंसर होता है या कई बार तो एक शब्द का आंसर होता है। हाँ, यहीं पे सीटेट की सीडीपी होती तो वो टफ मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर जज करने में, लेकिन यूपी टेट में नहीं लगता, मैं जानता हूँ। तो सीडीपी भी 10 से 12 मिनट में मान लेते हैं, 15 मिनट में हो जाएगी। और हिंदी को भी हम 15 मिनट दे देते हैं, तो 30 मिनट में 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। सीडीपी में भी, ईवीएस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 15 मिनट ही लगेंगे। तो इस तरीके से 45 मिनट में आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब आपके पास कितने मिनट बचते हैं, 60, 30, 90 और 15, 105 मिनट और बचते हैं आपके पास। तो यहाँ से काफ़ी इनफ टाइम बच जाता है। अगर हम इनको 15-15 मिनट ना देके 20-20 मिनट भी देंगे, हम समझ सकते हैं आप किस लेवल को, 20-20 मिनट भी देंगे तो 3 सब्जेक्ट जो है ना 1 घंटे में निपट जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं उसके लिए 1 से 1.5 घंटा कम नहीं है, 1.5 घंटा बच ही जाता। तो इस तरीके से खुद देख लीजिए हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय की। आप लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाहता, आप बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बात मानो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या बता रहा हूँ, सिर्फ एक बात सुन लेना मेरी ध्यान से, कि आप ना जो मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट, या फिर आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, तो मेरा यकीन करना यहाँ पे जो लेवल आता है, यहाँ से जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना ओरिजिनल एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, तो यहाँ से लेवल बहुत डाउन देखने को मिलता है। मेरा यकीन करो, जो पेपर होते हैं उनका लेवल डाउन होता है। मैं कई पेपर दे चुका हूँ, मुझे पता है, मैं यहाँ तक जहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो, जितनी आप उम्मीद लगाते हो, तो उतना टफ पेपर आता नहीं है। आप बड़े आराम से, अगर आप कैटेगरी से हो तो 150 में से 82 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप जनरल से हैं तो 190 नंबर लाना कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग है, ना कोई सेक्शनल कट ऑफ है कि एक सब्जेक्ट में इतना करना ही करना है। आप बस टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपने टेंशन ली तो आपका ये एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। मैं जानता हूँ, कोई कितना भी पढ़ के जाए, अगर वो लोड लेके करेगा ना एग्ज़ाम को अटेम्प्ट, तो एग्ज़ाम ख़राब हो ही जाएगा उसका जनरली। हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या, हम सीटेट सामने लगा, सीटेट 6 सितंबर को है, 6 सितंबर को सीटेट है। हम उसमें आप इतना टेंशन फ्री होके जाओ कि भाई सीटेट में हम दे लेंगे, सीटेट हम निकलवा देंगे। हम गारंटी ले रहे हैं कि 2 महीने का एग्जाम आपको टाइम मिलेगा सीटेट में, तो उसको हम क्वालिफाई करा देंगे। इतना बिलीव करो कि क्वालिफाई करा देंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इस चीज़ के लिए टेट को टेंशन फ्री होके दिया तो आपका टेट ही निकल जाएगा। तो आप, हाँ, एक चीज़ और रख लेना याद, क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो एलिमिनेटेड मेथड, एलिमिनेशन से कर देना। जो एलिमिनेटेड मेथड है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे, जैसे आपको बताता हूँ एलिमिनेटेड मेथड जो होता है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा समुद्र को छूती है, सीमा समुद्र को छूती है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखना, ऑप्शन देखना, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
यूपी, एक आपका राजस्थान, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा मैं बना देता हूँ, तीसरा आपका एमपी, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा ऑप्शन आपका हो गया गोवा। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको पता नहीं है ये क्वेश्चन कैसे सही होगा, तो एलिमिनेटेड मेथड कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से आप सबसे पहले आप यूपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी में तो हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो समुद्र कहीं है ही नहीं आसपास, क्योंकि अगर यूपी में समुद्र होता तो हम लोग जरूर जाते हैं समुद्र एक बार देखने। तो यूपी हो गया इस तरीके से कैंसिल। फिर आप राजस्थान के बारे में जाएंगे, आप सोचेंगे कि राजस्थान में तो भाई थार रेगिस्तान है ना, और ये बहुत ही सूखा इलाका है। राजस्थान को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रेतीला इलाका, सूखा इलाका, तो ये भी नहीं हो सकता। आया समझ में। फिर आप पहुंचेंगे एमपी पे, तो आप कहोगे यूपी के बॉर्डर एमपी से लग जाता है, इधर इटावा साइड से लग जाता है, जो आपका भिंड मुरैना एरिया वहाँ से लग जाता है, अम्बापुर से। फिर आप ये कहोगे एमपी मतलब भारत के बीचों बीच में स्थित है, भारत का दिल एक तरीके से कह सकते हो। तो समुद्र से लग ही नहीं सकती, क्योंकि समुद्र से तो उन्हीं राज्यों की सीमा लगेगी जो बिल्कुल बॉर्डर पे हो, तो ये भी नहीं है। तो फिर आप चौथा लगा देना, तो गोवा सही हो जाएगा, क्योंकि गोवा तो वैसे भी महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है और उधर समुद्र से लग जाता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आए समझ में। तो इस तरीके से जो ये नहीं हो सकता उसको हटा दो, उसको हटा दो, फिर दो के बीच में फंसो, तो जो आपको। और हाँ, एक चीज़ और मैं ध्यान से बता रहा हूँ, क्या आप ऑप्शन देखते ही जो सबसे पहले लगेगा कि ये हो सकता है, आप उसको ही लगा देना। अगर आप ज़्यादा सोच विचार करोगे तो आपका क्वेश्चन आगे वाला जो दोबारा आप मॉडिफाई करके लगाते हो वो मोस्टली चांसेस में गलत हो जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ऑप्शन देखे, सबसे पहले क्लिक करेगा कि हाँ ये बी वाला हो सकता है, आप बी वाले पे ही टिके रहना, बी वाला ही लगाना। अगर आप फिर उनमें आपने डिस्कस किया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी नहीं, ये हो सकता है या ये हो सकता है, फिर ए लगा दिया एंड में, मोस्टली ये आपको बी वाला ही लगेगा। मेरी ये 2 बातें याद रख लेना, एक एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए पेपर को लगाना, और दूसरा आपको जो क्वेश्चन पढ़ते ही 4 ऑप्शन में से जो सबसे पहले आंसर लगेगा ना दिमाग में ये हो सकता, उसको ही आप गोला भर देना। अगर आप ज़्यादा सोच विचार करोगे ना तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, आपको सभी डाउट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता देना, मैंने सब बता दिया। बाकी आपके चार्ट हमने बहुत सारे बना ही दिए हैं, ये देख सकते हो, ये ईवीएस के चार्ट हैं, ये इस तरीके से, और ये आपका हिंदी का चार्ट है, फाइनल चार्ट, ये 3 हिंदी के चार्ट हैं आपको मिल गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये बड़माला हिंदी का चार्ट है आपका, ओके। ये भी हिंदी का ही है, और ये संस्कृत के 5 चार्ट हैं, जो एक हमने 2 घंटे की क्लास ली थी, वहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये आपका सीडीपी का, ये बहुत सारे चार्ट हमने आपके लिए तैयार करे हैं। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से, अगर आपका पेपर 4 तारीख को, तो आपके पास एक और मौका है कि आप लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना। आपके पास 2 दिन जो एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, आप उसका यूज करना। ऐसा मत सोचना कि कल पेपर है तो आज हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, नहीं, आपको पढ़ाई पेपर में एग्जाम हॉल में अंदर जाते जाते तक भी करनी है। क्योंकि मैंने कई बार अपने साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मैं लास्ट टाइम में कोई मैराथन देख रहा है या कोई भी नोट्स से पढ़ रहा, तो वहाँ पे क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं। आप एक चीज़ और है, हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब हम पढ़ें क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो अब आप ऐसे टाइम पे पता क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनके आपको मैंने बताई थी, यूथ की, या कोई एक बुक ले लेना। यहाँ पे मैं पेड प्रमोशन किसी का नहीं करता, यूथ का, घटना चक्र का, चच्चू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छी लगी वो बुक ले लेना, आप वही ले जाना जहाँ आप पेपर देने जा रहे हैं, वही बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक पेपर के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और उनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपका संपूर्ण सिलेबस कवर होता है, संपूर्ण सिलेबस रिवाइज हो रहा होता है। क्योंकि 30 क्वेश्चन मान लो सीडीपी के लगाए, तो वो सभी टॉपिक्स से होंगे ना, ऐसा तो नहीं है एक ही टॉपिक के 30 होंगे, तो 30 क्वेश्चन सभी टॉपिक के होंगे। फिर उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके सभी टॉपिक आपके रिवाइज हो रहे हैं। तो यही एक सबसे बेस्ट तरीका। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ूं, क्या टॉपिक पढ़ूं, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। तो मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर की जो बुक है, क्वेश्चन है, उनको लगा के उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ो। हिंदी के 30 क्वेश्चन अगर आपने लगाए एक पेपर के, तो 30 क्वेश्चन वो सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे ना, कि दो वर्णमाला के होंगे, 2 संधि के होंगे, 2 समास के होंगे, 2 रस के होंगे, 2 छंद के होंगे, 2 अलंकार के होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची होंगे, तत्सम तद्भव होंगे, इस तरीके से कारक से होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन करके फिर उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो उसमें उन सबके आंसर भी बताए गए होंगे। तो देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है ये। तो ये आप लास्ट टाइम पे करो। अब मैं यही कहूँगा, लास्ट टाइम है, अब मैं इस वीडियो को विराम देने से पहले ये कहूँगा कि हिम्मत मत हारना, किसी भी तरीके से हिम्मत मत हारना। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया कि एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस से जाना एकदम कि हाँ ये एग्जाम में धुआं करके आऊँगा तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। पहले से ही अगर आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा, तो कई बार आपके साथ गलत भी हो सकता है।
क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो भी 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस अगर आप गिरा दोगे, हिम्मत हार जाओगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन सही करना गलत वाले और 5 क्वेश्चन आते हुए गलत करना, तो ये 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया। यही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करता। बाकी जो 120 की सोचता वो 120 लाता, और अगर आप 82 के लिए भी सोचोगे 82 आ जाए तो कई बार 80 ही आ पाते हैं। तो अगर आप अच्छे लेवल पे जाओगे, अच्छी तैयारी करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो गलत ही होगा। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर वो आपको कुछ भी करे कि अगर नहीं निकाल पाओगे ये अब हुआ, तो उनसे दूर रहिए, उनसे कम बात कीजिए, उलझिए मत, अपना पेपर दीजिए और स्कोर कार्ड बताइए। बाकी कोई डाउट है क्वेश्चन में वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, पूछ लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम कल फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 4 तारीख तक हम इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। तो कल फिर देखिए, और 3 और 4 तारीख वाले 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उन लोगों को, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।